Good morning, friends. Myself N.S. Parekh from Manibai Gujarati High School. Today we will start with Science 1. In that we will study about the first chapter, gravitation. Before we start with gravitation, we will recall some old concept which we have studied in earlier classes. First of all, I will ask you, what do you mean by force? What is force, students? Force. Force is a push or a pull of an object. Okay. Force is a push or pull of an object. अब यहाँ पे फोर्स से क्या क्या चेंज होते हैं, कोई भी एक ऑब्जेक्ट पे अगर अपन फोर्स लगाते हैं तो क्या क्या चेंज होते हैं ये अपन देखेंगे। सबसे पहले अगर कोई ऑब्जेक्ट पे अगर फोर्स लगाते हैं तो उसकी शेप और साइज क्या होती है, चेंज होती है। शेप और साइज चेंज होती है मतलब एग्जाम्पल लेते हैं, हमने देखा होगा कि हमारी मम्मी रोटी बनाती है, जब थोड़ा सा आटे का गोला करती है उसको राउंड शेप देती है, यानी जो बड़ा आटा है उसको छोटा सा उसका शेप क्या कर दिया, छोटा सा राउंड कर दिया। फिर उसको जब बेलती है उसके ऊपर थोड़ा फोर्स लगाती है तो उसकी साइज़ भी क्या होती है बच्चा, चेंज होती है। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट पे अगर अपन फोर्स लगाते हैं तो उससे उसकी शेप और साइज दोनों क्या होती है, चेंज होती है। अगेन व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इट स्टार्ट्स मूविंग और स्टॉप मूविंग। वी कैन एक्सप्लेन विद दिस एग्जाम्पल। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन फुटबॉल का। सभी ने फुटबॉल देखा ही होगा और आप लोग में से बहुत से बच्चों ने फुटबॉल खेला भी होगा। जैसे कि एक फुटबॉल मैंने लिया, उसको नीचे रखा, अब ये एक रेस्ट पोजीशन पे है, ठीक है, अपनी एकदम कहीं मूव नहीं कर रहा है, यानी वो कौन सी पोजीशन हो गई, रेस्ट पोजीशन हो गई। रेस्ट पोजीशन पे है तो जब मैं उसके ऊपर एक फोर्स लगाती हूँ जो रेस्ट, तो वो क्या करता है, एकदम मूव करना, यानी वो अपना एक स्पीड से क्या होता है, मूव करना। स्पीड से अपन नहीं बोलेंगे, पहले अपन क्या करते हैं, वो मूव कर रहा है। अब सामने क्या है, कौन खड़ा है, गोलकीपर खड़ा है। गोल कीपर का काम क्या है, उस फुटबॉल को रोकने का। तो वो क्या करेगा, एक फोर्स से जो भी आपका फुटबॉल आ रहा है उसको क्या करता है, स्टॉप करता है। यानी फोर्स से क्या हो सकता है, अन ऑब्जेक्ट को एक मूव भी दे सकते हैं, स्टॉप मूविंग और स्टार्ट मूविंग। नेक्स्ट उसका काम क्या होता है, अगर फोर्स अप्लाई होता है ऑब्जेक्ट पे तो क्या होता है, उसकी डायरेक्शन भी क्या होती है, चेंज होती है। एग्जाम्पल लेते हैं, जब हम क्रिकेट की बात करते हैं तो सबके मन में लड्डू फूटने लगता है क्रिकेट खेलने के लिए, है कि नहीं बच्चों ना। अब जब क्रिकेट की बात करते हैं तो वहाँ पे एक बॉलर क्या करता है, एक बॉल फेंकता है और बैट्समैन उसको क्या करता है, हिट करता है। अब बॉल जो होती है एक स्ट्रेट डायरेक्शन में अगर अपन देते हैं कि एक यहाँ पे सपोज एक बॉलर है खड़ा और यहाँ पे क्या है, एक बैट्समैन है, तो क्या करता है, ये यहाँ से बॉलर एक स्ट्रेट डायरेक्शन में बॉल फेंकता है तो क्या होता है, यहाँ से बैट्समैन एक फोर्स अप्लाइड करता है, बैट के से एक फोर्स अप्लाई करता है किसके ऊपर, बॉल के ऊपर, और जो डायरेक्शन में चाहे लेफ्ट या चाहे राइट, वो उस डायरेक्शन में उसको क्या करता है, मूव करता है। यानी उससे क्या होता है कि आपका जो डायरेक्शन देना है बॉल का, वो डायरेक्शन भी क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। अगेन एक्सेलरेट और डिक्सेलरेट मतलब उसकी स्पीड भी क्या हो सकती है, कम या ज़्यादा अपन कर सकते हैं। वी हैव स्टडीड इन द अर्लियर क्लासेस अबाउट द एक्सेलरेशन। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेलरेशन इन शॉर्ट, the rate of change of velocity is called as the acceleration। acceleration से मतलब उसकी स्पीड क्या होती है, कम कर ज़्यादा होती है या कम भी कर सकते हैं। ये अलग अलग चीज़ें, इलेक्ट्रिकल फोर्स, ये सब अलग अलग टाइप के फोर्स है जो अप्लाइड करते हैं तो उससे क्या होता है, शेप साइज चेंज होती है, स्टार्ट मूविंग स्टॉप मूविंग, डायरेक्शन चेंज होता है, ये सब अपन ने देखा। नाउ इन आवर डे टू डे लाइफ what we have studied different types of force। हमने अलग अलग टाइप के फोर्स देखे हैं। एक जो फोर्स होता है जो कांटेक्ट डायरेक्टली होता है और दूसरा होता है एक्शन एट अ डिस्टेंस फोर्स। जो डायरेक्ट कांटेक्ट में फोर्स होते हैं
वो कौन से होते हैं? अप्लाइड फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, नॉर्मल फोर्स, टेंशन फोर्स, स्प्रिंग फोर्स। और जो डिस्टेंस फोर्स होते हैं वो कौन से होते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये सभी क्या होते हैं? डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या होते हैं? फोर्स होते हैं। बट what we have to study, students? We have to study in this chapter about the gravitational force. Now if I take a two object, अगर मैं कोई दो ऑब्जेक्ट लेती हूँ, एक सपोज ये ऑब्जेक्ट ए है और ये यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट क्या ले लिया? बी ले लिया। एनी टू ऑब्जेक्ट, तो इन दो कोई भी ऑब्जेक्ट के बीच में एक फोर्स एक्ट होता है, ए और बी के बीच में एक फोर्स क्रिएट होता है, वो फोर्स अपन बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। अब यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में होता है, नॉट ओनली ऑन द अर्थ बट ऑन द यूनिवर्स ऑल्सो। स्टूडेंट्स, जैसे अगर आप सपोज मेरा वीडियो अभी सुन रहे हो और देख रहे हो, अगर आपके बाजू में आके आपकी मम्मा आके बैठी है, थोड़े दूर पे आपकी मम्मी कुछ वेजिटेबल्स चॉप कर रही है, पर आपके और आपकी मम्मी के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस है, पर कहीं ना कहीं वहाँ पे दोनों के बीच में एक ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? क्रिएट होता है, एक्ट होता है। वी विल स्टडी द ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ यूनिवर्सल फोर्स एंड इट एक्ट्स नॉट ओनली बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स ऑन द अर्थ बट ऑल्सो बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स। यानी दो ऑब्जेक्ट अगर लेते हैं, कोई भी एनी टू ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ, वहाँ पे क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। इट मे बी लेस और इट मे बी ग्रेटर। कोई भी दो ऑब्जेक्ट लेते हैं उसके बीच में एक फोर्स लगता है, अपन इसे फील नहीं कर सकते, निग्लिजिबल होता है, बहुत छोटा फोर्स होता है। और कुछ आगे ऐसे है भी जिससे वो एक दूसरे को कैंसिल भी करते हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, बट हम इतना डीप में नहीं जाएंगे। बट आपको इतना ध्यान रखना है कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? लगता है। और सिर्फ अर्थ पे नहीं, पूरे यूनिवर्स में भी क्या होता है? फोर्स एक्ट होता है। नाउ अब अपन देखेंगे सर आइजैक न्यूटन। आपने सर आइजैक न्यूटन के बारे में सुना ही होगा, उसकी स्टोरी तो बहुत फेमस है। क्या था? कौन सी स्टोरी थी बच्चों? कि एक बार सर आइजैक न्यूटन कहाँ थे? एक झाड़ के नीचे क्या थे? बैठे थे, आराम कर रहे थे। तो कौन सा झाड़ था वो? एप्पल का झाड़ था। थोड़ी देर बाद वो एप्पल, जो आप देख रहे पिक्चर में देख रहे कि एक यहाँ पे सर आइजैक न्यूटन बैठे हैं और वो क्या है? एक झाड़, एप्पल ट्री के नीचे क्या है? बैठे हुए। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि एक एप्पल टूट के नीचे गिरा। जब वो एप्पल टूट के नीचे गिरा तो सर आइजैक न्यूटन के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए। ठीक है, क्वेश्चंस आ गए। क्या क्वेश्चंस आ गए? कि ये जो एप्पल है, जो आप कर्सर की तरफ ध्यान देंगे, जो ये एप्पल है वो वर्टिकली डाउनवर्ड ही क्यों गिरा? वो इधर क्यों नहीं उड़ा? ये इधर क्यों नहीं हुआ? हॉरिजॉन्टल के ऊपर के साइड क्यों नहीं गया? ये सिर्फ नीचे की ही तरफ ही क्यों आया? तो उनके दिमाग में बहुत सारी क्यूरियोसिटी आ गई कि ये जो एप्पल है सिर्फ नीचे की तरफ ही क्यों आया। तो बाद में उन्होंने इसके ऊपर स्टडी करना स्टार्ट कर दिया कि क्या है, कौन सा फोर्स है, क्या कौन सी चीज़ है जो एप्पल को नीचे की तरफ खींच रहा है, क्यों वो हॉरिजॉन्टल वे में उड़ा नहीं, वो ऊपर के साइड उड़ा नहीं। आखिरी में उनको एक कंक्लूजन मिला, उनकी बहुत स्टडी के बाद उन्हें एक कंक्लूजन मिला कि अर्थ जो है, अपनी जो अर्थ है वो एक फोर्स अट्रैक्ट कर रही है। जो एप्पल है उसको क्या कर रही है? अपनी तरफ क्या कर रही है? फोर्स अट्रैक्ट करती है। और वो भी कौन सा? वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उसको क्या करती है? अट्रैक्ट करती है। और वो वहाँ पे क्या होती है? पूरा वो एप्पल का होता है नीचे की अर्थ की तरफ क्या होता है? गिरता है। तब उन्होंने देखा कि अब जैसे कि ये एप्पल है, ये छोटा सा एप्पल है, अर्थ की तरफ क्या हो रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। यानी ये जो अगर अपन लेते हैं एप्पल की बात करते हैं तो वो कैसे गिर रहा है? यहाँ पे जाएगा और सेंटर, अर्थ का जो सेंटर है वहाँ पे गिरता है, मतलब अर्थ के सेंटर की तरफ जाता है। और जो एंगल फॉर्म होता है वो क्या होता है? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या करता है? मूव करता है। ये एक छोटा सा एप्पल है, वो क्या कर रहा है? अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो उनके दिमाग में और भी बड़े ख्याल आए कि अगर जैसे ये एप्पल अट्रैक्ट कर रहा है अर्थ को,
एप्पल अट्रैक्ट कर रहा है, क्या वैसे ही मून और सन को भी अट्रैक्ट करते होंगे? क्या मून और सन भी अट्रैक्ट होते तो वो नीचे क्यों नहीं गिरते हैं? तो इस बारे में उनको क्या हो गया, बहुत सारे क्वेश्चंस आए. बिफोर वी मूव टूवर्ड्स फर्दर, वी विल सी अबाउट द न्यूटन्स लॉ. न्यूटन्स फोर्स एंड मोशन, मोशंस के अपन ने 3 लॉ देखे थे इन द अर्लियर क्लासेस. पहला कौन सा था? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या था बच्चों? अनलेस एंड अनटिल external force act on an object or an object continues to remains at rest or in state of motion of uniform motion along a straight line until and unless unbalanced force act on it. जब तक कोई ऑब्जेक्ट अगर स्टॉप है रेस्ट पोजिशन में, तो रेस्ट पोजिशन पे ही रहेगा, और जब तक फोर्स एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर अप्लाई नहीं होता है, और वो क्या रहेगा, एक स्ट्रेट लाइन में जाएगा, जब तक जो अगर मूव करता होगा तो वो कंटिन्यू मूव करेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उसे स्टॉप नहीं करता है. सेकंड क्या है? सेकंड लॉ, acceleration produced when an unbalanced force act on an object, the more the mass of the object has, the more force has to be used to move it. F is equal to ma. अपन ने एक और देखा था सेकेंड लॉ, कौन सा था? F इज इक्वल टू एम ए. जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसको? मास और एक्सेलरेशन को. ये थोड़ा बहुत अपन ने रिकॉल किया है क्योंकि आगे जो अपन को सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ना है, इसके लिए आपको यूज होगा. बिफोर वी स्टार्ट विद द सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स, वी विल see the introduction to the scientist. अब साइंटिस्ट सर आइजैक न्यूटन, इसका नाम हम लोग हमेशा से ही साइंस की दुनिया में सुनते आए हैं, साइंस की दुनिया में सुना है. तो इनका जो बॉर्न हुआ है, जब वो बॉर्न हुए, कहाँ हुए हैं? इंग्लैंड में हुए हैं इन द ईयर 1642 टिल 1727. उन्होंने फिजिक्स को यानी साइंस को एक नई दिशा दी है, जिनमें उन्होंने लॉज ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन एंड थियोरी ऑफ ग्रेविटी, इसके बारे में अपने को बताया है. उनकी एक बुक है प्रिंसिपिया, उसके बारे में उन्होंने इन सब चीज़ों के बारे में बताया है. इवन इन द मैथ्स ऑल्सो, मैथ्स में भी उन्होंने एक नया ब्रांच इन्वेंट किया है, कैलकुलस. जैसे साइंस की ब्रांच होती है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, वैसे ही एक मैथमेटिकल की एक बहुत बड़ी ब्रांच है कैलकुलस, उन्होंने वो इन्वेंट की हुई है ना. और उन्होंने एक रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, जो फर्स्ट रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है, वो भी बनाया हुआ है. नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स द सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स. सबसे पहले अपन बात करते हैं सर्कुलर मोशन. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सर्कुलर मोशंस? मीन क्या होता है? ऑब्जेक्ट मूव करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ये अपन ने पढ़ा है. नाउ सर्कुलर मोशन, ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पार्ट अलोंग द सर्कमफरेंस. जो अगर एक सर्कल है तो ये सर्कमफरेंस जो रहेगा उसके पाथ पे घूमते हैं, तो उसे अपन बोलते हैं सर्कुलर मोशन. नाउ इन दिस वी विल स्टडी अबाउट द सेंट्रीपिटल फोर्स. ये सेंट्रीपिटल फोर्स क्या, जैसे अपन ने अलग अलग टाइप के फोर्स पढ़े उस टाइप का है. ये एक टाइप का फोर्स है, पर ये सब जगह अप्लाई नहीं होता है, पर कुछ कुछ जगह अप्लाई होता है. व्हाट डू यू मीन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स? नाउ सेंट्रीपिटल इज मेड बाय 2 वर्ड्स, सेंटर प्लस पिटल. सेंटर मीन्स जो सेंटर, कोई भी ऑब्जेक्ट का सेंटर होता है उसे बोलेंगे सेंटर. पिटल मीन्स टू सीक, जो सेंटर की तरफ सीक करता है, सेंटर की तरफ खींचता है, उससे अपन बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स. नाउ टू अंडरस्टैंड अबाउट द सेंट्रीपिटल फोर्स वी विल टेक सम एक्टिविटी. एक एक्टिविटी लेते हैं अपन. क्या है कि एक स्टोन लेना है, उसके ऊपर स्ट्रिंग बांधनी है, उसको गोल गोल घुमाना है. एक पिक्चर में आप देख ही रहे कि ये आपकी एक लेडी खड़ी है, तो वहाँ पे उन्होंने एक ये स्टोन लिया है, एक स्ट्रिंग यानी एक धागे से या एक रस्सी से बांध दिया है, उसको गोल गोल घुमा रहे हैं. अब गोल गोल घुमा रहे हैं, बट यहाँ पे अगर अपन देखते हैं कि यहाँ पे जो स्टोन की डायरेक्शन है वो हर प्लेस पे क्या हो रही है, उसकी डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है. उसकी वेलोसिटी भी हर पॉइंट पे क्या हो रही है, चेंज हो रही है. कैसे हो रही है बेटा? अब यहाँ पे देखते हैं. अब यहाँ पे ये सेंटर है, यहाँ से एक स्ट्रिंग बांधी स्टोन है. अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, कि ये ऑब्जेक्ट है वो कहाँ जाना चाहिए, एक स्ट्रेट लाइन में मूव करना चाहिए. जैसे ये दिया है अपने को,
यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन में उसको क्या करना चाहिए था, मूव करना चाहिए था। अगर मैं यहाँ पे दिखा तो आप फिगर में देखेंगे कि ये क्या है, इसको ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी स्ट्रेट लाइन क्या होनी चाहिए, सपोज ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए था, मूव करना चाहिए था, पर वो वहाँ पे मूव हो रहा है क्या, नहीं, वो कहाँ जा रहा है, ये सपोज एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे जाना चाहिए था उसका, बट ये क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, मूव कर रहा है। अब उसको जाना था स्ट्रेट, पर वो क्या हो गया है, मूव कर दिया, उसने अपनी डायरेक्शन क्या कर दी, चेंज कर दी। ये डायरेक्शन क्यों चेंज की, क्योंकि उसको यहाँ से क्या किया है, एक स्ट्रिंग बांध दी है, स्ट्रिंग एक फोर्स एक्ट कर रही है जिससे वो सेंटर की तरफ क्या कर रही है, खींच रही है। अब ये क्या हो गया, सपोज ये यहाँ पे ये आपका सेकेंड जो पॉइंट है, मतलब वो जो स्टोन है वो यहाँ पे गई, यहाँ से यहाँ तक आ गया, अगेन इसको जाना था स्ट्रेट, पर वो स्ट्रेट ना जाते हुए वापस क्या हो गया, वो सर्कुलर पाथ में अगेन ये डायरेक्शन में क्या कर रही है, मूव कर रही है। यानी ईच एंड एवरी पॉइंट पे ये जो अपन पॉइंट्स देखेंगे अलग अलग पॉइंट पे, वो जाना चाहता था स्ट्रेट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द लॉ वो स्ट्रेट जाना चाहता था, पर वो क्या कर रहा है, अपनी पाथ क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, हर एक पॉइंट पे क्या कर रहा है, वो चेंज कर रहा है। क्यों चेंज कर रहा है, क्योंकि यहाँ से मैंने स्ट्रिंग बांध दी है और स्ट्रिंग उसको अंदर की तरफ एक फोर्स एक्ट कर रही है जो सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है। तो उसे बोलेंगे अपन, जो फोर्स एक्ट कर रहा है उसे अपन बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सपोज मैं क्या करती हूँ, ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स ये बॉल पे स्टोन पे लग रहा है, तो ये कंटिन्यू सर्कुलर मोशन पे जा रहा है और सेंटर्स की तरफ वो क्या कर रहा है, खींच रहा है। अब सपोज मैं ये जो स्ट्रिंग बांधी, आप ये पिक्चर में देखोगे कि मैंने ये स्ट्रिंग सपोज यहाँ से मैंने क्या कर दी, कट कर दी, व्हाट विल हैपन, क्या हो जाएगा बच्चों, अब ये जैसे ही स्ट्रिंग यहाँ पे टाई की थी, एक टेंशन क्रिएट हो रहा था यहाँ पे, तो क्या हो रहा है, जैसे ही मैं ये रस्सी काटती हूँ तो वो स्ट्रिंग के कारण क्या हो रहा था, ये फोर्स अपनी तरफ जो ये जो था गोल, ये अपनी तरफ खींच रहा था, वो अपनी डायरेक्शन इधर इधर खींच रहा था, उस स्ट्रिंग के कारण होता। अब जैसे ही मैंने ये यहाँ से इसको स्ट्रिंग को क्या कर दिया, कट कर दिया, तो व्हाट विल हैपन, ये जो यहाँ से जो स्टोन है जहाँ पे मैंने स्ट्रिंग काट, जो पॉइंट होगा वहाँ से वो स्ट्रेट पोजीशन टेंजेंशियल पाथ पे वो क्या हो जाएंगी, मूव हो जाएंगे, और स्ट्रिंग काटते जो स्टोन है वो टेंजेंशियल पाथ से क्या हो जाएगा, चले जाएगा आगे, उस स्पीड में वो क्या होगा, आगे की तरफ मूव हो जाएगा। मीन्स अ फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट अलोंग सर्कल, क्या दिया हुआ है, सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स, वी विल स्टडी दिस। A force act on an object, any object moving along a circle and it is directed toward the center of the circle. This is called the centripetal force. Centripetal means center seeking. मैंने बताया आपको centripetal दो वर्ड से बना है, center, center seeking, that is the object tries to go towards the center of the circle because of this force। जो ऑब्जेक्ट है वो सर्कल की तरफ आना चाहता है, पर वो कहाँ होता है, पूरा सर्कुलर ऑब्जेक्ट में क्या होता है, मूव करता है। दिस इज अबाउट द सेंट्रीपिटल फोर्स। तब जब अब ये स्टोन की बात हो गई, तब यहाँ पे अब उनके दिमाग में ख्याल आया कि जो अपने जो सैटेलाइट्स है, अलग अलग नेचुरल सैटेलाइट्स है, तो ये भी क्या एक मूव करते होंगे राउंड शेप में, सर्कुलर मोशन में घूमते होंगे। तो इसके बाद एक कंक्लूजन आया है कि यहाँ पे केपलर्स ने 3 लॉ बताए हैं। तो जो लॉ बताया कि जो एक फोर्स अट्रैक्ट होता है सेंटर की तरफ, तो क्या बाकी वे प्लैनेट्स जो है वो भी क्या सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हैं, नहीं। यहाँ पे अपन देखेंगे कि प्लैनेट के लिए जो शेप्स और ये जो है वो कैसा होता है, इलिप्टिकल शेप में वो लोग क्या करते हैं, मूव करते हैं, इसलिए यहाँ पे केपलर्स प्लैनेटरी मोशन लॉ भी बोला जाता है। वो देखने से पहले अपन देखते हैं व्हाट इज इलिप्टिकल शेप। अब सबसे पहले मैंने एक कोन ले लिया, यहाँ पे आप देखोगे ये मैंने क्या ले लिया है, कोन लिया हुआ है। कोन को मैं इंक्लाइन प्लेन में यानी थोड़ा सा अपवर्ड डाउन डायरेक्शन में उसको क्या करती हूँ, कट करती हूँ, तो ये जो शेप आया है वो शेप कौन सा है आपका, इलिप्टिकल शेप है, इलिप्स का शेप है। अगर एग्जाम्पल अगर इन जनरल अपन बोलना चाहे तो कैसे, एक बॉल लेंगे उसको थोड़ा सा ऊपर से प्रेस करते हैं तो इलिप्टिकल, थोड़ा सा इलिप्स शेप, यानी सर्कल को थोड़ा प्रेस कर दे तो इलिप्स शेप होता है। सर्कल में अपने सेंटर एक होते हैं, पर इलिप्स में क्या होते हैं, F1 एंड F2 दो फोसाई होते हैं, फोकस होते हैं, यानी से दो हो गए इसलिए फोसाई बोल सकती हूँ। F1 और F2 दो फोकल पॉइंट्स होते हैं।
और यहाँ पे जब इलिप्स होता है, ये जो आपका ऊपर का डायरेक्शन है, या कोई भी ले सकते हैं जैसे अपन प्रेस, ये आपका क्या हो जाएगा, माइनर एक्सिस, और ये जो बड़ी वाली जो आपकी ये रहेंगी उससे क्या बोलेंगे अपन, मेजर एक्सिस। यानी जो ये लाइन बोलेंगे ये क्या हो गई आपकी, सॉरी स्ट्रेट लेती हूँ मैं थोड़ा सा, ये जो है ऊपर से डाउनवर्ड वाली, ये वाली आपकी क्या हो जाएंगी, माइनर एक्सिस, और ये जो बड़ी एक्सिस दिख रही है इसे क्या बोलेंगे अपन, मेजर एक्सिस बोलेंगे। अब यहाँ पे माइनर और मेजर एक्सिस हो गई। अब यहाँ पे मैं पॉइंट्स लेती हूँ। सपोज आई हैव टेकन ABC 3 पॉइंट्स लिए हैं, तो डिस्टेंस कैसा होता है, तो ये हमेशा इलिप्स में जो फोसाई रहता था उससे सेम होता है डिस्टेंस। सपोज AF1 AF2, ठीक है, ये देखिए AF1 प्लस AF2 इज इक्वल टू BF1 एंड BF2, यानी ये जो डिस्टेंस रहेगा वो कैसा रहेगा, इक्वल रहेगा। और ये यहाँ से अगर मैं थर्ड पॉइंट लेती हूँ तो क्या होगा, CF1 इज प्लस CF2, यानी ये जो डिस्टेंस रहेगा सेम रहेगा। अगर मैं एक और थर्ड पॉइंट अगर लेती हूँ, ये तो आपने यहाँ पे दिए हुए हैं अपने टेक्स्ट बुक में A, B और C, अगर मैं एक और थर्ड पॉइंट लेती हूँ, सपोज मैंने यहाँ पे ले लिया है थर्ड पॉइंट, यहाँ पे मैंने D पॉइंट ले लिया, सपोज ये D पॉइंट, तो ये डिस्टेंस कैसा रहेगा आपका, DF1 प्लस will be equal to DF2. You can take any point on the ellipse, will be equal. Now we will study about the Kepler's first law. Kepler's first law क्या बोलता है, जैसे अपन ने देखा था ये इलिप्स शेप है, बीच में F1 या F2 पे कहीं पे भी क्या रहेगा आपका, सन रहेगा। और वी नो दैट द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन, सन के अराउंड क्या करते हैं, प्लैनेट्स मूव करते हैं। अभी तक अपन देखा था कि वो सर्कुलर में मूव करते हैं, बट केपलर्स बोलता है नो, द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इन एन एलिप्स विद द सन एट वन एंड ऑफ द फोसाई, यानी जो एक फोसाई पे अगर सन है और जो प्लैनेट्स मूव करते हैं वो कौन से इसमें करते हैं, इलिप्टिकल शेप में क्या होते हैं, मूव करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है आपको इलिप्स, आपको अंडरलाइन करना है, इज एन इलिप्स, यानी जो शेप फॉर्म होता है वो सर्कुलर में नहीं होता है, इलिप्स में होता है। सन एक कोई भी एक फोसाई पे सन को रखते हैं और प्लैनेट्स जो मूव होते हैं वो कौन से होते हैं, पूरे इलिप्टिकल शेप में मूव होते हैं। केपलर्स सेकेंड लॉ, द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। नाउ सपोज दिस, यहाँ पे ABCDEF आपने देखा है, ठीक है, इसको मैं एरिया 1 बोलती हूँ, ठीक है, इससे मैं दे देती हूँ एरिया 2 A2, ठीक है, डिनोट करती हूँ, इट्स असम्पशन ओनली, दिस इज एरिया 3। ये मैंने 3 एरिया लिखे, ठीक है, A से B तक एरिया 1, C से D से तक एरिया 2 और E से F तक एरिया 3। सपोज A टू B तक मुझे जाने के लिए कितना लगता है, सपोज की बात कर रही हूँ, इट इज़ नॉट ट्रू, बट मैंने सिर्फ अजम्पशन लिया है, 30 डेज लगते हैं A टू B, यानी ये प्लेनेट को A से B, सपोज यहाँ पे एक प्लेनेट है, A टू B एरिया कंप्लीट करने के लिए, इतना एरिया कंप्लीट ट्रैवल करने के लिए उसको 30 डेज लग रहे हैं। तो C टू D में भी A2 जो एरिया है वो सेम रहेगा, दिखने में ये ऐसे ब्रॉड दिखता है और ये नैरो दिखता है, बट दोनों एरिया कैसे रहेंगे, सेम। और यहाँ पे जो टाइम पीरियड भी रहेगा वो भी कितना रहेगा बेटा, सेम रहेगा। अगेन A3 है, ये जो एरिया है ये यहाँ से भी क्या रहेगा, जो ये टाइम पीरियड है यहाँ पे भी कितना लगेगा, सेम डेज लगेंगे 30 डेज, और जो एरिया रहेगा वो भी कितना रहेगा, A3। एट लास्ट वी कैन राइट दैट कि जो सेम रहता है A1 जो एरिया है विल बी इक्वल टू A2 विल बी इक्वल टू A3। ये तीनों एरिया कैसे रहेंगे आपके, सेम रहेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों। नाउ व्हाट इज द सेकेंड लॉ, एक बार रिवाइज करते हैं, लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जो टाइम रहेगा, जो यहाँ पे टाइम लग रहा है 30 डेज भी क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, और एरिया भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। केपलर्स थर्ड लॉ, द स्क्वायर
of its period revolution around the sun is directly proportional to the cube of the mean distance of the planet from the sun. The suppose we take r is the average distance of the planet from the sun. ये planet है अपने, suppose यहाँ पे मैंने एक planet ले लिया, a is a planet, this is the sun. तो ये जो planet की ये क्या हो जाएंगे, उसकी radius हो जाएंगी, ठीक है. एंड द पीरियड टाइम, जो टाइम है, द रिवॉल्यूशन, जो रिवॉल्यूशन करेगा, ये पूरा एक रिवॉल्व करता है, इससे क्या बोलेंगे, टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन बोलेंगे. तो क्या होगा, टी स्क्वेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, यानी जो पीरियड रहेगा दैट इज टी स्क्वेयर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू कांस्टेंट के. ये कैसा रहेगा, के कांस्टेंट रहेगा. एक एग्जांपल से समझते हैं. सपोज एक ये प्लेनेट है ए अपना सन, ठीक है. समझ में आ रहा है बच्चों, मैं थोड़ा से रब कर देती हूँ यानी अपन आगे और अच्छे से समझ सके. सपोज अब मैं लेती हूँ दिस इज प्लेनेट ए. सपोज ये अपना अर्थ है, ठीक है. ये पूरा मूव कर रहा है, इसको कितने टाइम लग रहा है आपको, टोटल टाइम कितना लग रहा है, 365 डेज. तो टाइम कितना, टी स्क्वायर है, तो ये सपोज लग रहा है 365, ठीक है. ये उसका अपन स्क्वायर ले लेते हैं, ये 365 डेज का क्या लेते हैं अपन, स्क्वायर लेते हैं. अपॉन उसकी क्या है, ये रेडियस है. मैं सपोज एक्स क्यूब लेती हूँ, सपोज ले रही हूँ, ठीक है. ये आपका कौन से इसका हो गया 365, किसको लगते हैं, अपने अर्थ को. अगेन मैं दूसरा प्लेनेट ले लेती हूँ जुपिटर, ठीक है. सपोज मैंने यहाँ से एक जुपिटर लिया, ये मैंने इसको अर्थ ए जो अर्थ है ये पूरा क्या हो रहा है, मूव कर रहा है. इसको पूरा टाइम कितना लग रहा है, 365 डेज लग रहे हैं. अब मैंने नेक्स्ट ले लिया जुपिटर. जुपिटर को एज इट इज़ अ ग्रेटर प्लैनेट, आपको पता है सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है, तो उसको मूव करने में थोड़ा टाइम लगेगा. सपोज मैंने ले लिया उसको 700, इट इज़ नॉट ट्रू बट सपोज मैंने ले लिया 3765 सपोज, ठीक है. अपॉन उसकी भी कुछ रेडियस होंगी, इसको मैंने भी x1 क्यूब, क्योंकि क्यूब दिया हुआ है. तो ये जो तो वैल्यूज़ जब आएंगी, इन दोनों की जो वैल्यूज़ आएंगी, सभी की वैल्यूज़ वो कैसी रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी. यानी कोई भी प्लैनेट रहेगा तो उसका क्या रहेगा, जो वैल्यूज़ आती है वो क्या रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी. नाउ व्हाट इज द थर्ड लॉ, द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन is directly proportional to the cube of the mean distance of the planet from the sun. जो डिस्टेंस से क्या रहेगा, द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस रहेगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस. ये यहाँ पे कैप्लस के अपने 3 लॉ खत्म हो रहे हैं. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी ऑफ अबाउट द न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है. थैंक यू. We will meet in the next video.